नमस्कार। दिल्ली विश्वविद्यालय से जुड़ी खबरों में हम आपका स्वागत करते हैं और आज हम बात करने जा रहे हैं डॉक्टर हरेंद्र नाथ तिवारी जी से, जो कि एकेडमिक काउंसिल के मेंबर हैं और दिल्ली विश्वविद्यालय में शिक्षक राजनीति से जुड़े हुए एक सक्रिय शिक्षक हैं, कार्यकर्ता हैं और एनडीटीएफ की तरफ से जो है आप एसी मेंबर हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। सबको नमस्कार, आपके दर्शकों को भी नमस्कार। जी, जो 12 कॉलेजेस हैं उनको लेकर के एक किस्म का तनाव है और दिल्ली विश्वविद्यालय और दिल्ली सरकार के बीच एक टसल है। इसको लेकर के एक कमेटी बनाई गई है। तो इस कमेटी का क्या काम होगा और जो है आप इसको कैसे देखते हैं? देखिए, इस प्रश्न के कई पहलू हैं। सबसे पहला पहलू ये है कि ये समस्या है क्यों और इसका इम्पैक्ट क्या है। तो ये समस्या सिर्फ और सिर्फ दिल्ली सरकार के ईगो का नतीजा है। देखिए, 2009 के बाद जो ओबीसी आरक्षण की सीटें आई, दिल्ली सरकार का 2023 में आके ये कह देना कि वो सीटें तो हमने कभी अप्रूव ही नहीं की, जबकि उसी दिल्ली सरकार के द्वारा अपॉइंटेड गवर्निंग बॉडी ने 2014-15 में अपॉइंटमेंट्स की। नई सीटों को तो छोड़ ही दीजिए, ये सरासर जो एक वंचित वर्ग है उसको लाभ पहुंचाने के लिए जो भारत सरकार स्कीम लेकर आई थी, जिसमें ओबीसी आरक्षण मिला। जब ओबीसी की सीटें बढ़ती तो उसमें एससी, एसटी, ओबीसी और बाकी लोगों की सीटें भी बढ़ती। लेकिन ये जिस प्रकार से ये खेल किया जा रहा है, एक तो ये समाज को जो 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 एक दबा कुचला वर्ग है उसके उत्थान का जो एक प्रोबेबिलिटी था उसको कम करने का एक कुत्सित प्रयास है। दूसरा, ये 2019-20 के बाद से फंडिंग आप फ्री में बिजली पानी सब दीजिए, लेकिन जो व्यक्ति है उसके चरित्र निर्माण, उसके व्यक्तित्व के निर्माण के लिए जो विश्वविद्यालय है, ये विश्वविद्यालय सबसे बड़ा मंदिर है और इन मंदिरों में कभी भी आपको फंडिंग की कमी नहीं करनी चाहिए। लेकिन 2019-20 के बाद अपनी फंडिंग को डाइवर्ट करने के लिए और ये जो हायर एजुकेशन है, इस हायर एजुकेशन से फंडिंग को विड्रॉ करने के लिए एक गलत प्रयास किया गया, एक दुस्साहस करने की कोशिश की गई दिल्ली सरकार के द्वारा, जिसका हम शुरू से लेकर आज तक हम उसका सख्त विरोध कर रहे हैं। दिल्ली सरकार बेसिकली क्या चाहती है कि जिस तरह से अंबेडकर यूनिवर्सिटी में साधारण ग्रेजुएशन करने के लिए भी लाखों रुपए की फीस देनी पड़ती है, एमबीए करने के लिए लाखों रुपए की फीस देनी पड़ती है, ऐसे ही दिल्ली सरकार से संबंधित जो दिल्ली विश्वविद्यालय से जो संबंधित कॉलेजेस हैं जिसको दिल्ली सरकार फंडिंग करती है, उनमें कुछ हजारों में बीए, बीकॉम ऑनर्स, इकोनॉमिक्स ऑनर्स, मैथ्स ऑनर्स जैसे कोर्सेज हो जाते हैं। यानी गरीब से गरीब तबके का व्यक्ति भी पढ़ सकता है, वंचित समाज का व्यक्ति भी पढ़ सकता है। लेकिन उनका ये साफ साफ कहना है कि स्टूडेंट के जो फंड्स हैं उनका इस्तेमाल कीजिए और उनके इस्तेमाल को करके और आप लोगों की सैलरी दीजिए। यानी वो हायर एजुकेशन से फंडिंग को विड्रॉ करना चाहते हैं। तो ये जो झूठा एजुकेशन मॉडल है, इसका हमने विरोध किया और दिल्ली विश्वविद्यालय के जो कॉलेजेस हैं, जो संबंधित कॉलेजेस हैं, 12 कॉलेजेस जिनमें वित्त वहां से आता है, उनका दिल्ली सरकार के साथ दिल्ली विश्वविद्यालय के साथ एमओयू है और जिसमें सारे नियम कानून वो लगते हैं जो दिल्ली विश्वविद्यालय के नियम कानून है, उसमें वो अपनी मनमर्जी करना चाहते हैं। जो फंडिंग रोका है, उस फंडिंग के रोकने से गरीब जो छोटे स्तर पे जो लोग काम कर रहे हैं, उनकी तो हालत बेहाल हो रखी है। इंफ्रास्ट्रक्चर का बुरा हाल है, मेंटेनेंस नहीं है। कई कॉलेजेस में तो बिजली के बिल न भरने के कारण बिजली काटने तक की नौबत आ गई है। 4-4, 6-6 महीने सैलरी नहीं मिल रही है। अब उसमें आग में घी डालने का काम ये किया है कि जो अभी उनकी वित्त जो उनकी एजुकेशन मिनिस्टर है आतिशी जी, उन्होंने एक धर्मेंद्र प्रधान जी को चिट्ठी लिख डाली और उस चिट्ठी लिखने में उन्होंने ये जो 1 अप्रैल से फंडिंग को रोकने की जो बात कही है, ये एक ऐसा मुद्दा है जिसने भय व्याप्त कर दिया है पूरे विश्वविद्यालय के शिक्षकों में। खास देखिए, दिल्ली विश्वविद्यालय में जो कॉलेजेस हैं, 12 कॉलेजेस उसका इंटीग्रल पार्ट है, उस परिवार का हिस्सा है। यदि उन 12 कॉलेजेस के लोगों को तकलीफ होगी तो हमें भी तकलीफ होगी। इसलिए हमने एकेडमिक काउंसिल में तो खैर हम हमेशा मांगते रहे, डिमांड करते रहे कि इन कॉलेजेस को दिल्ली विश्वविद्यालय ले ले, भारत सरकार इसकी फंडिंग कर दे, सब कुछ कर दे। लेकिन इससे ये जो अभी इन्होंने चिट्ठी लिखी है कि अप्रैल से फंडिंग को रोकने वाली, उससे किसी प्रकार का जो एग्जिस्टिंग टीचर्स हैं या नॉन टीचिंग स्टाफ है उन पर जो असर आएगा उसको मिनिमाइज कैसे करें, उसको रिजॉल्व कैसे करें और इस समस्या का स्थायी समाधान कैसे हो, इसके लिए हमने अपने एग्जीक्यूटिव काउंसिल मेंबर की तरफ से
हमने वहाँ पर जो हमारे कई मेंबर्स हैं एग्जीक्यूटिव काउंसिल में एनडीटीएफ के, उनकी तरफ से हमने मुद्दे को उठवाया और हमने विश्वविद्यालय प्रशासन को मजबूर किया कि वो एक कमेटी गठित करे और वो इन कॉलेजेस के स्थायी समाधान के लिए अपना प्रयास करे। तो समस्या तो देखिए विकट है, क्योंकि फंडिंग के बिना किसी कॉलेज को चलाना संभव नहीं है, लेकिन उसका समाधान कैसे हो, स्थायी समाधान कैसे हो, इसके लिए इस कमेटी का हमने निवेदन किया था और मैं उम्मीद करता हूं कि इसका कोई स्थायी समाधान जल्दी निकले। मैं भगवान से यह भी प्रार्थना करता हूं कि दिल्ली सरकार को एक सद्बुद्धि दे। 2018-19 से पहले कभी हमें महसूस ही नहीं हुआ कि वो कॉलेज अलग है और हमारे कॉलेज अलग है, बाकी कॉलेज अलग है। 2020 के कोरोना काल में भी जहां केंद्र सरकार के सभी कॉलेजेस में सैलरी समय पे आ रही थी, सारी फंडिंग समय पे आ रही थी, दिल्ली विश्वविद्यालय के में पढ़ाने वाले लोग, टीचर और नॉन टीचिंग स्टाफ, वहां काम करने वाले कर्मचारी, उनके घर में वो उधार लेकर दवाइयां और इलाज कर रहे थे। किसी भी सरकार को इतना असंवेदनशील नहीं होना चाहिए। इसलिए हम भगवान से ये प्रार्थना भी करते हैं कि उन्हें सद्बुद्धि दे और दिल्ली विश्वविद्यालय जो एक शांतिपूर्वक एक ज्ञान अर्जन और अपने ज्ञान को सभी लोगों में बांटने का जो काम करता है, उसमें अपना योगदान दे और अब जो लोग वादा करके आए हैं कि एजुकेशन के लिए खर्चा करेंगे, एजुकेशन को प्रमोट करेंगे, वो करें। हमें बस यही उम्मीद है उनसे। ये गवर्निंग बॉडी को आप कितना जिम्मेवार मानते हैं कि कई दफ़े दिल्ली सरकार जो है कहती है कि हमारी गवर्निंग बॉडी के लोगों को जगह नहीं दी जाती है दिल्ली प्रशासन द्वारा, दिल्ली विश्वविद्यालय प्रशासन द्वारा, तो उसको भी एक कारण मानते हैं इन सब चीज़ के पीछे? देखिए, गवर्निंग, जितना मैं समझता हूँ, गवर्निंग बॉडी कोई ऐसा तो है नहीं कि 2015 में आम आदमी पार्टी की सरकार बनने के बाद गवर्निंग बॉडी का कोई प्रारूप बदल गया हो, ऐसा तो है नहीं। इससे पहले भी अलग केंद्र में अलग सरकार और राज्य में अलग सरकारें रही हैं। कांग्रेस की सरकार केंद्र में, बीजेपी की सरकार राज्य में रही है, या बीजेपी की सरकार केंद्र में और कांग्रेस की सरकार राज्य में रही है। एमसीडी में बीजेपी और कांग्रेस रही है कि दिल्ली सरकार में। ऐसा बहुत हुआ है, बहुत परमुटेशन कॉम्बिनेशन हुआ है। लेकिन हर एक सरकार की, हर एक राजनीतिक पार्टी की एक कमिटमेंट होती है। उस कमिटमेंट को जब तक वो मीट करते हैं तब तक समाज में या किसी भी व्यवस्था में कोई व्यवधान नहीं आता। इस सरकार ने कमिटमेंट तोड़ने का काम किया है और इसलिए सारी व्यवस्थाएं और व्यवधान आ रहा है। देखिए क्या है, यहाँ पर जो 28 कॉलेजेस हैं प्लस 4 इवनिंग वाले जो 32 कॉलेजेस हैं, उन सभी कॉलेजेस में तो समस्या नहीं है, वहां भी तो गवर्निंग बॉडी इन्हीं की है। जहां इनकी 5% फंडिंग है उस गवर्निंग बॉडी में उनको समस्या नहीं है, और जहां इनकी 100% फंडिंग है वहां समस्या है। ये गवर्निंग बॉडी का मामला नहीं है। गवर्निंग बॉडी की अगर आप बात कहेंगे, हालांकि मैं एक राजनीतिक तौर से आरोप लगाता हूं कि भाई इन्होंने 1 साल पहले लगभग 1 से 1.5 साल तक इन्होंने अपने कार्यकर्ताओं को इन कॉलेजेस के गवर्निंग बॉडी का चेयरमैन और विभिन्न पदों पर बिठा के रखा, और ये विश्वविद्यालय प्रशासन भी एक तरह से ऐसा लगता था जैसे कि इनकी बात ही सुन रहा है, लेकिन और इन्हीं की बात सुन रहा है, मतलब लेकिन क्या हुआ उसका परिणाम? क्या सैलरी का मुद्दा रुका? नहीं। क्या सैलरी टाइम पे आई? नहीं। गवर्निंग बॉडी का मुद्दा नहीं है। अगर गवर्निंग बॉडी का ही मुद्दा होता तो 1-1.5 साल पहले तो हर गवर्निंग बॉडी में इनकी मन मर्जी के लोग बैठे थे, इनकी मन मर्जी का चेयरमैन था, इनकी मन मर्जी का ट्रेजरर था, तब भी ये समस्या क्यों परसिस्ट की? ये सिर्फ इनकी नीति की समस्या नहीं है, इनकी नीयत की समस्या है। ये समस्या इनकी नीयत की है, ये इनकी इंटेंशन नहीं है हायर एजुकेशन में फंडिंग बढ़ाने की, ये समस्या है। तो आपको लगता है कि जो ये कमेटी है ये इस समस्या को पूरी तरीके से समाधान की ओर ले जा पाएगा? देखिए, हम शिक्षकों के प्रतिनिधि हैं और विश्वविद्यालय में हम जिम्मेदार पदों पर बैठे हुए हैं। शिक्षकों ने हमें चुन के वहां उनकी आवाज उठाने के लिए भेजा है। वाइस चांसलर इस विश्वविद्यालय का एक तरह से गार्जियन है ना, वो जिस तरह से परिवार में मुखिया होता है, वो हमारे मुखिया हैं। हम अपने स्तर पर, और दिल्ली विश्वविद्यालय कोई छोटा मोटा विश्वविद्यालय नहीं है, इस देश के सबसे बड़े विश्वविद्यालयों में से एक दिल्ली विश्वविद्यालय है। इसके वाइस चांसलर और उसके द्वारा बनाई गई कमेटी का अपना महत्व है। मुझे लगता है कि एजुकेशन मिनिस्ट्री भी उनकी सुनेगी, और मैं इसीलिए कह रहा हूं कि देखिए, कभी भी समाधान जब होता है ना तो दोनों लोगों की मति सुमति एक साथ होनी चाहिए। इसीलिए मैंने भगवान से प्रार्थना की कि इनको सुमति दे। दिल्ली सरकार के जो व्यवस्थापक हैं, जो मंत्री हैं, जो मुख्यमंत्री हैं, इनको भगवान सद्बुद्धि दे कि किन चीजों पे लड़ रहे हो। एजुकेशन को, जिसको आप वादा करके आए हो, उसको बर्बाद करने के लिए लड़ रहे हो। अरे उसको सुधारो, उसको इंप्रूव करने के लिए लड़ो, समझ में भी आता है। तो ये जो अब आप कह रहे हो स्थान समाधान कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे स्थायी समाधान, देखिए स्थायी समाधान करने का प्रयास तो करना पड़ेगा ना।
तो ये कमेटी जो एक हाई पावर्ड कमेटी है जिसमें विश्वविद्यालय के बड़े बड़े अधिकारी शामिल हैं, वो मुझे लगता है कि हमारी बात, हमारे दर्द को सरकार तक पहुंचा पाएगी और शायद इसका स्थायी समाधान हो जाएगा। लेकिन देखिए, अभी भी इंफ्रास्ट्रक्चर उनका है, एमओयू उनका है। अब किस तरह से इसमें कानूनी लड़ाई भी लड़नी पड़ेगी। हमने तो विश्वविद्यालय से, मुझे अच्छे से याद है, एकेडमिक काउंसिल में डिमांड की थी कि इन कॉलेजेस के टीचर्स अपने पैसे, अपनी सैलरी से, मेहनत से, परिश्रम से पैसे कमाए हुए लगा करके और वकीलों को फीस देके कोर्ट में केस लड़ रहे हैं किसी सैलरी के लिए। हमने डिमांड की थी कि भाई विश्वविद्यालय अपना वकील नियुक्त करे और इन शिक्षकों की जो समस्या है उसका समाधान कराए, क्योंकि विश्वविद्यालय और दिल्ली सरकार के बीच का एमओयू है। शिक्षक क्यों पिसे, नॉन टीचिंग स्टाफ क्यों पिसे उसमें? इसलिए विश्वविद्यालय के खिलाफ यदि कोई कमिटमेंट दिल्ली सरकार नहीं पूरा कर रही है तो विश्वविद्यालय को इस मामले को उठाना चाहिए और उसे कोर्ट में जाकर केस फाइल करना चाहिए। जैसे कॉलेज ऑफ आर्ट्स को भी तो ये अंबेडकर यूनिवर्सिटी में बदलना चाहते थे, इन्होंने बोर्ड भी लगा दिया था उसका, लेकिन विश्वविद्यालय खुद गया कोर्ट में और कोर्ट ने विश्वविद्यालय के फेवर में फैसला सुनाया। आज कॉलेज ऑफ आर्ट्स दिल्ली विश्वविद्यालय का हिस्सा है। यदि कॉलेज ऑफ आर्ट्स दिल्ली विश्वविद्यालय का हिस्सा हो सकता है तो ये 12 कॉलेजेस दिल्ली विश्वविद्यालय का हिस्सा क्यों नहीं हो सकते हैं? तो अब वो कैसे होंगे, क्या मोडालिटीज होनी चाहिए, सहमति बनती है, असहमति बनती है, क्या पेच होंगे, उनके समाधान के लिए कोई तो कमेटी बनेगी ना, कोई तो चर्चा और विमर्श जरूरी है ना। तो मुझे लगता है कि ये कमेटी एक प्रभावी तो रहेगी, ऐसा मेरा विश्वास है। बाकी भविष्य के गर्त में क्या है ना आप जानते हैं ना मैं जानता हूं, लेकिन हमारा पूरा प्रयास है कि ये समाधान, इस समस्या का समाधान स्थायी हो। जी, तो बहुत शुक्रिया आपका सर, आपने बहुत समय दिया, धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। और ये बात कर रहे थे हमारे साथ डॉक्टर हरिनाथ तिवारी, जो कि SRCC में हैं और NDTF की ओर से AC मेंबर भी हैं। तो हम बात कर रहे थे दिल्ली सरकार की जो और दिल्ली विश्वविद्यालय प्रशासन के बीच जो टसल चल रहा है 12 कॉलेजेस को लेकर, उन पर फिर मुलाकात होगी अगली चर्चा में। तब तक के लिए मैं आप सब विदा लेता हूँ। नमस्कार, धन्यवाद।